दोस्तों, मैं योगेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बिजनेस आइडिया। ये देसी बिजनेस आइडिया का हमारा स्पेशल एपिसोड है एक्सपायरिंग स्टोरी। इस इंस्पायरिंग स्टोरी में आज हम कहानी बताएं एक ऐसे शख्स की जिस शख्स का जो संघर्ष रहा है बहुत अधिक रहा है, और कैसे इस शख्स ने अपनी जीरो से लेके आज के डेट में 50 करोड़ सालाना टर्नओवर कमाने वाली कंपनी को कैसे ग्रोथ कराया, कैसे इसकी शुरुआत की। ये सारी कहानी हम आपको इस वीडियो के माध्यम में बताने जा रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक कहानी सुनाने का जो हमारा मकसद होता है, जो हमारा मतलब होता है दोस्तों, वो आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा देना होता है या फिर आपको उस उत्तेजना से भर देना होता है कि कैसे कोई बिजनेस करके लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है, कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ये मेरे वीडियो इंस्पायरिंग स्टोरी समझाने या सुनाने का यही मतलब होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देश का विभाजन हुआ तो दादा पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। दादी कहती थी कि पाकिस्तान में हमारे पास गाड़ी, बंगला, जमीन, मवेशी, गहने सब कुछ थे। ठाट बाट की जिंदगी थी। भारत खाली हाथ सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ आने के बाद जो ठिकाना बना वो दिल्ली थी। दादाजी और दादी एक पोटली लेकर आए थे पाकिस्तान से, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े थे और कुछ खाने पीने की जो चीजें होती हैं अमूमन तौर पे वो थी। सरकार ने मुआवजे को लेकर जो वादा किया था वो भी शायद नहीं मिला। पेट पालने के लिए दादा मजदूरी करने लगे। पापा 8 भाई बहन थे। पहले के समय में परिवार भी अधिक होते थे। इतने बड़े परिवार का गुजारा जब मुश्किल हो गया तो पापा मात्र 5 साल की उम्र में ही सड़क के किनारे सब्जी बेचने का काम शुरू कर देते हैं। इसके साथ वो पढ़ाई भी करते हैं। हालांकि पापा भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमेशा से चाहते थे कि मैं एक बिजनेसमैन बनूं। कभी उन्होंने मुझे नौकरी करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो बिजनेस का मतलब जानते थे कि कैसे अगर हम बिजनेस करेंगे, व्यवसाय करेंगे तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। क्या जो हमारे सपने हैं वो बिजनेस से ही पूरा हो सकते हैं, ना कि नौकरी से। आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो जू बॉक्स कंपनी के फाउंडर नीरज चोपड़ा जी की है। आज मैं उनकी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं जब पिछले दिनों दिल्ली गया हुआ था तो हमारी मुलाकात उनसे होती है। नीरज चोपड़ा जी से मैं उनके जो एक रिटेल शॉप है वहां पे जाता हूं और हमारी उनसे मुलाकात होती है। चूंकि व्यस्तता की वजह से मैं उनके साथ वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन जो उनकी कहानी है मैं उनसे सुनता हूं, और वही कहानी मैं आप सबके बीच आज सुनाने जा रहा हूं। जब मैं उनसे दिल्ली मिलने पहुंचा तो भीड़ भाड़ के बीच से करोल बाग का जो मेट्रो स्टेशन है वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा सा मोबाइल स्टोर देखने को मिलेगा। अंदर घुसते ही आप सैकड़ों मोबाइल अलग अलग कंटेनर में रखे हुए आपको दिख जाएंगे। ये मोबाइल अलग अलग ब्रांड के होते हैं। एक मोबाइल को हाथ में लेकर जब मैं नीरज जी से पूछता हूं, या कह सकता हूं कि जब पूछता हूं कि ये नया मोबाइल है, तो वो हंसने लगते हैं। वो कहते हैं ये तो पुराना है, लेकिन ये नए से कम नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जहां आप ये सस्ता मोबाइल, आप जहां खड़े हैं, ये एक सस्ते मोबाइल का अड्डा है। मैं नीरज जी के जवाब से कंफ्यूज था। दोबारा पूछता हूं कि सारे मोबाइल नए हैं या पुराने, क्योंकि देखने में वो पुराने दिखते ही नहीं, बिल्कुल नए की तरह दिखते हैं। आप उसको देख के ये नहीं कहेंगे ये पुराना मोबाइल है। इसके बाद नीरज जी ने मुझे उदाहरण के तौर पर समझाया और कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा मोबाइल है जिसे आप रिप्लेस कर नया लेना चाहते हैं। आप किसी ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है या सेलर से या फोन रिप्लेस करके नया फोन लेते हैं। अब जब आप पुराने फोन रिप्लेस किया, उसी को हम नया बना देते हैं। मतलब इसमें जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, बॉडी पे स्क्रैच वगैरह होते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम होती है, इसे हम रिपेयर करते हैं, या डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है, फिर एक गारंटी पीरियड के साथ हम इसे मार्केट में सेल कर देते हैं। अब आप ही बताइए ना, गांव में जो मजदूर हैं या खेत में जो काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है या फिर 10-15 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, वो 10,000-15 रुपए महीना कमा रहा है, तो उसे इच्छा तो होगी कि मुझे भी कुछ ब्रांडेड फोन खरीदना है, कोई बढ़िया फोन खरीदना और अच्छा फोन खरीदना है। इसके लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। ऐसे ही कस्टमर को हम टारगेट करते हैं। भोपाल, जयपुर, पटना, लखनऊ जैसे टियर 2, 3, 4 सिटी में मोबाइल को बल्क वायर के जरिए हम सेल करते हैं। आज हमारे साथ 5,000 से अधिक वेंडर जुड़े हुए हैं जो हमसे ये रीफर्निश्ड मोबाइल लेके जाते हैं और वहां पे सेल करते हैं।
मान लीजिए कि कोई मोबाइल मार्केट में 30,000 का है, तो इसे हम आधे या इससे कम रेट में ही सेल कर देते हैं। स्टोर में जो भी कंटेनर आप देख रहे हैं सब मोबाइल से भरा पड़ा है। हमारे अभी तक 3 यूनिट है, एक जहां हम आज करोल बाग में बैठे हुए हैं, दूसरा नोएडा और तीसरा हैदराबाद में। कंपनी का इस साल का जो टर्नओवर था वो 50 करोड़ से अधिक का है। नीरज की टीम में दर्जन भर से अधिक स्टाफ मोबाइल की रिपेयरिंग में जुटे हुए हैं। पुराना फोन कितना डैमेज है, उसमें कितना खर्चा आएगा, कौन से पार्ट्स खराब है, इसकी टेस्टिंग के लिए लेंस, एक मोबाइल एप्लीकेशन और लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीरज कहते हैं हम एक अलग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, इसकी मदद से हम मोबाइल को पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं कि इसकी लाइफ कितनी बची है, और यदि ये रिपेयर किया जाएगा तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। इस तरह से हम वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रहे हैं। देश की आबादी 140 करोड़ है, यदि हम प्रोडक्ट को रियूज करते हैं तो इससे इलेक्ट्रिक जो कचरा होगा वो भी कम होगा, क्योंकि कबाड़ में नहीं जाएगा, वो इस्तेमाल में चीजें रहेंगी। उसके बाद हमसे नीरज जी कहते हैं कि आइए अब हम केबिन में बैठ के ही बातचीत करते हैं। नीरज के ऑफिस में जैसे ही हम एंटर करते हैं, सामने दीवार पर एक तरफ से बड़े बड़े अक्षरों में जू बॉक्स लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनके पिता की तस्वीर टंगी हुई है। जब नीरज जी की नजर दीवार पे जाती है तो उनके आंखें कुछ समय के लिए भर आती हैं और वो ठहर से जाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद एक पिता से हर एक बच्चे का जो लगाव होता है, लेकिन मैं उन्हें बहुत करीब पाता था। आज भी ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं। जिस व्यक्ति ने खेलने कूदने की उम्र में सब्जी बेचने से अपने जीवन की शुरुआत की हो, उसने कभी हम लोगों को आर्थिक तंगी महसूस ही नहीं होने दी। मैं बात को बदलते हुए नीरज जी से पूछता हूं कि पापा का भी क्या मोबाइल का ही बिजनेस था? नीरज मुझे रोकते हुए कहते हैं नहीं नहीं, वो तो बाद में अपनी मेहनत की बदौलत एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बिजनेस में आ गए। साल 2000 की बात है, पापा हांगकांग में थे, वहीं पर वो अपने बिजनेस चला रहे थे। जब मैं 18 साल का हुआ तो पापा ने मुझे हांगकांग बुला लिया। दरअसल वहां पर उनके अलावा कोई बिजनेस संभालने वाला नहीं था। चीन के साथ कम्युनिकेशन गैप की वजह से बिजनेस में नुकसान हो रहा था। मैंने वहीं पर आगे की पढ़ाई की और फिर पापा के काम और बिजनेस को देखने लग गया। करीब 12 साल तक मैंने एक्सपोर्ट का बिजनेस किया। चीन उस समय नए नए प्रोडक्ट के साथ तेजी से ग्रो कर रहा था। इससे मुझे नए टेक्नोलॉजी को समझने का मौका मिला। ये इतना कहते कहते नीरज फिर से ठहर से जाते हैं। मैं उनसे 2-3 बार दोहराता हूँ, आप कुछ बता रहे थे। कुछ देर बाद नीरज मुझे 2012 में लेकर चलते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मैंने पूरी तरह से बिजनेस संभाल लिया। तो पापा इंडिया आ गए। अचानक एक दिन पापा का कॉल आता है कि आप, तुम्हारे चाचा इस दुनिया में नहीं रहे, तुम इंडिया वापस आ जाओ। संयुक्त परिवार था। एक रात में ही पूरा कारोबार बंद करके मुझे हांगकांग से वापस इंडिया आना पड़ा। हांगकांग में जो कुछ भी था, सब कुछ था, वो बंद हो गया था। अब इंडिया आने के बाद अब घर चलाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता। यदि कोई जॉब या बिजनेस नहीं शुरू करता तो फिर गुजारा कर पाना संभव नहीं था। तो मैंने अपने मोबाइल का बिजनेस शुरू किया। आगे फिर नीरज जी से जब मेरी बात हुई तो नीरज जी ने बताया कि नीरज कहते नहीं, ये तो मैंने 2020 में कोरोना के दौरान शुरू किया था। इससे पहले की बात बताता हूँ। 14-15 के बाद से इंडिया में पावर बैंक की डिमांड काफी तेजी से बढ़ने लगी। मैं चीन के मार्केट को पहले से जान रहा था। वहां पावर बैंक का प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था। लोग नॉर्मल कीपैड मोबाइल से स्मार्टफोन की तरफ अभी शिफ्ट हो रहे थे। 2014 का जो दौर था, 2014 के बाद जैसे कि लोग नॉर्मल फोन यूज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब एंड्रॉइड का दौर आता है, उस समय नीरज जी ने उस समय को समझा कि इस समय हमें किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए। और उसी समय वो मोबाइल का जो पावर बैंक है, पावर बैंक बनाने वाली जो कंपनियां हैं इंडिया में, अभी वो आ रही थी। उसके पहले ही नीरज जी ने अपना पावर बैंक का जब देखा डिमांड बढ़ रही है तो इसको चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। ये सफर करीब 5 साल तक चलता रहा। इसी दौरान मुझे पता चल चुका था कि लोगों को इस्तेमाल किए हुए मोबाइल और दूसरे गैजेट्स की भी डिमांड है। पावर बैंक का बिजनेस कुछ ग्रोथ करता, उसके पहले नोटबंदी ने मेरी कमर तोड़ दी। पूरी तरह से कैश फ्लो रुक गया। क्लाइंट के पास लाखों में पैसे फंस गए। उसके बाद बची हुई कसर कोरोना ने पूरी कर दी। सब कुछ चौपट हो चुका था।
इसके बाद मैंने पुराने मोबाइल का काम शुरू किया। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि जो पुराना फोन हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या होता है, कहाँ जाता है, रिप्लेसमेंट के बाद हम पुराने फोन का क्या करते हैं। पता चला कि इस सेक्टर में इंडिया में कुछ ई कॉमर्स कंपनियां पहले से ही काम कर रही हैं, लेकिन दूर सुदूर गांव कस्बों में अभी तक इनकी पहुंच आज भी नहीं है। मैंने पुराने सेट को नया कर यानी रिपेयर कर, उसमें सब कुछ नया कर, उसको अलग कैटेगराइज कर सेल करने का प्लान शुरू किया। 2021 में मेरे 17 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर थे, लेकिन अचानक से इसे बंद करना पड़ा, सब कुछ वापस लेना पड़ा। फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों? नीरज वो वाकया बताते हैं, जब मैंने फ्रेंचाइजी मॉडल के साथ काम करना शुरू किया तो सस्ते मोबाइल तो बिक जा रहे थे, लेकिन थोड़े महंगे फोन नहीं बिक पा रहे थे। सेल्स परचेस से बहुत कम हो गई थी, करीब 4 करोड़ का मेरा नुकसान हो गया था उस काम में। जिसके बाद मैंने प्लान किया कि अब B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मोबाइल सेल करूंगा। आज मेरी एप्लीकेशन के जरिए 1000 से ज्यादा बल्क वायर वेंडर्स ऑन बोर्ड है जो मेरी कंपनी से मोबाइल खरीद कर ग्रामीण इलाकों में बेचते हैं। हम मोबाइल का एक वारंटी पीरियड भी देते हैं। मार्केटिंग को लेकर इंडिया में बस इतना समझ आया कि यहाँ के लोगों को अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हम भारतीयों की ये पहचान है कि हमें चीजें सस्ती चाहिए और अच्छी चाहिए। फिर मेरा सवाल था कि आप मोबाइल आखिर खरीदते कहाँ से? इस पे नीरज जी कहते हैं जो कंपनियां मोबाइल बनाती हैं जब उनके पास रिटर्न प्रोडक्ट जाता है तो उसे हम खरीदते हैं। इसके अलावा अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इंश्योरेंस कंपनियां और नए नए मोबाइल फोन बेचने वाले सेलर्स से भी हम रिप्लेस किए पुराने सेट खरीद लेते हैं। इसे करोल बाग की यूनिट में रिफर्निश कर यानी बिल्कुल नए जैसा बना देते हैं। इससे पार्ट्स हम चीन से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में इसके पार्ट्स नहीं मिलते। वेंडर मेरे एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्ट खरीदते हैं, जहां पहले से हम महीने में 100 यूनिट ही मोबाइल बेच पाते थे, आज हम महीने में 20 से 25 हजार मोबाइल फोन सेल कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो यूनिक आइडिया थी या फिर जो ये सोच थी कितनी अच्छी रही होगी। तो आप सभी को हमारी ये इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतजार होता है कि हमारे दोस्त क्या कमेंट्स कर रहे हैं या फिर क्या सुझाव दे रहे हैं। अगर आप हमारी वीडियोस में अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं कि भाई आप ऐसे करो या वैसे करो, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे नए हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।